विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। उसमें आज हमने करना है उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां, अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के पास कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे आर्टिकल 135, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों और अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार ऐसे मामले जो आर्टिकल 133 सिविल मामलों में अपील, आर्टिकल 133 क्या पढ़ा था हमने, सिविल मामलों में अपील, या आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में अपील की परिधि में नहीं आते हैं, किंतु जिनके संबंध में संघीय न्यायालय संविधान लागू होने से पूर्व अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करता था, उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को भी अधिकारिता और शक्तियां होंगी। सबसे पहले इस पॉइंट में यह पता होना चाहिए कि संघीय न्यायालय किसको बोल रहे हैं हम, यानी संविधान लागू होने से पहले जो कोर्ट था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले बन चुका, लेकिन तब उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट बोलते हैं। संविधान लागू, तो ये बोल रहा है कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले संघीय न्यायालय जिन अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करता था, वही उनका प्रयोग कौन करेगा संविधान लागू होने के बाद, उच्चतम न्यायालय करेगा। इतना समझ में आ गया। खासकर कौन, आर्टिकल 133 यानी सिविल मामलों में अपील और आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों की अपील की परिधि में नहीं आते हैं। जो समझ में आया, नहीं आया। आर्टिकल 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। क्या दी गई है, फेडरल कोर्ट द्वारा प्रयोज्य शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार ऐसे मामले जो आर्टिकल 133, बैरक में जाएंगे अगर आप, आर्टिकल 133 तो हमने पढ़ा था सिविल मामलों में अपील, आर्टिकल 134 पढ़ा था हमने आपराधिक मामलों में अपील की परिधि में नहीं आते हैं, किंतु जिनके संबंध में संघीय न्यायालय संविधान लागू होने से पूर्व क्या करता था, अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करता था, उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को भी अधिकारिता और शक्तियां होंगी। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है यहां से पहले, दोबारा बनने की संभावना है। संघीय न्यायालय से तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन गठित संघीय न्यायालय से है। दरअसल मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जैसी जो बॉडी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ही समझ लीजिए एक तरह से, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, तो उससे एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। तो मैंने कहा जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेडरल कोर्ट बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा भी था कि जब फेडरल कोर्ट बना तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, कौन थे? जब फेडरल कोर्ट बना, भाई जब ऐसा है ना कि जब हमारा संविधान लागू हो गया तब तो हम बोलते हैं हीरालाल जे कानिया, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, लेकिन जब फेडरल कोर्ट बना तब उसके मुख्य न्यायाधीश भी बताए होंगे मैंने, कौन थे? हाँ, संघीय न्यायालय से तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन गठित संघीय न्यायालय से है। दूसरा आर्टिकल पढ़ना हमने, आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में कौन वृद्धि कर सकता है, आंसर संसद कर सकती है। किस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 138 का प्रयोग करते हुए। हाँ जी, मॉरिस ग्वेयर हमने पढ़ा था, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, तो आर्टिकल 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची, यूनियन लिस्ट, यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्या है, संघ सूची, ध्यान रखना आपने, संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे, संघीय सूची में। ठीक है, संघीय सूची को खास ध्यान रखना आपने। आर्टिकल 139 उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि के बारे में है।
उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों सहित किन्हीं प्रयोजनों के लिए यानी फॉर एनी पर्पज रिट जारी करने की शक्ति है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति ज़्यादा है उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को क्या उनकी रक्षा के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों सहित किन्हीं प्रयोजनों के लिए फॉर एनी पर्पज रिट जारी कर सकता है। इतना क्लियर हो गया। आर्टिकल 139 के अनुसार संसद विधि द्वारा, आर्टिकल 139 के अनुसार संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मेंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्टियरी और अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, अभी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास वो शक्ति नहीं है कि किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी वो क्या करे, रिट जारी करे। वो केवल क्या करता है, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन अगर उसको किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देनी है तो वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किस आर्टिकल से, आर्टिकल 139 के अनुसार। किसके अनुसार? अगला है उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां यानी एंसिलरी पावर्स। एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140 में दी गई है। एंसिलरी पावर्स कहां पर है? आर्टिकल 140 में है। इसके अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी आनुषांगिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं, ऐसी एंसिलरी पावर्स प्रदान कर सकती हैं। फिर दोबारा ध्यान देना आपने यहाँ पे, कौन? संसद। कौन प्रदान कर सकती है? संसद, जो संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता को अधिक प्रभावी प्रयोग करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगला आर्टिकल है, अगला वो है उच्चतम न्यायालय के डिक्री और आदेशों को प्रवर्तन करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अपने समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में अपने समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में ऐसे डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो। क्या हो? कंप्लीट जस्टिस है मेन चीज। क्या ध्यान रखना आपने? उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति भी दी गई है कि वह पूरे भारत में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किसी दस्तावेज को पेश करने, किसी दस्तावेज को पेश कराने, प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन किसको? किसी दस्तावेज को पेश कराने यानी प्रोडक्शन, और अपने अवमान, अवमान बोलते हैं कंटेम्प्ट, क्या बोलते हैं? अवमान के लिए दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश दे सकता है। आर्टिकल 142 के ही तहत रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सुधारात्मक याचिका दाखिल करने का आदेश दिया। सुधारात्मक याचिका दाखिल करने का आदेश दिया। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन मेंस में। ये वाला जो केस था कौन सा? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 का केस था। ठीक है, तो कब पूछा इन्होंने? यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में पूछा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी यानी ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 144 में लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी यानी जितने भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है प्री में 2010 में। समझ में आया? क्या करना है आपने? आर्टिकल याद करना है 144। ये धारा 144 नहीं है वाली, कौन सी? 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो, है ना, वो नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन का 144 है। कौन सा है? ठीक है। आर्टिकल 145 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
अब फिर यहाँ पे आपसे जो छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया, न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को विनियमित करने के लिए नियम यानी रूल्स बनाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? आंसर उच्चतम न्यायालय को। किस आर्टिकल में की गई है? आंसर आर्टिकल 145 में की गई है। लेकिन ध्यान रखना कि जब उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 145 का प्रयोग करता है तो उसे राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है कि अपनी प्रैक्टिस प्रोसीजर यानी अपनी पद्धति और प्रक्रिया को बदलना है, क्या करना है, कुछ सुधार करने हैं, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने हैं उसमें, तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति के अनुमोदन अनुमति से ही क्या उच्चतम न्यायालय ऐसा कर सकता है आर्टिकल 145 का प्रयोग करते हुए। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विधि व्यवसाय करने, अपीलों को सुनने, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने, कार्यवाहियों के अंतरण बोलते हैं ट्रांसफर को, पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय के आनुषांगिक खर्चे और फीसों, जमानत मंजूर करने, कार्यवाहियों को रोकने तथा कुछ मामलों में अपीलों के संक्षिप्त अवधारण आदि के बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं भाई? जमानत मंजूर करने का एग्जाम्पल दे देता हूँ। छोटा मोटा कोई हो गया अपराध, गरीब मतलब एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो उसकी जमानत क्या हो जाती है? आपकी जो बाइक है उसके कागज वगैरह के आधार पर भी हो जाती है। स्कूटर, बाइक वगैरह है ना, टू व्हीलर के कागज आप जमा करेंगे तो आप भी जमानत करा सकते हैं। लेकिन अगर क्या बड़े लोगों की जमानत करानी है तो फिर बड़ी जमानत चाहिए होती है। बड़े लोग मतलब धनाढ्य जो होंगे, जिन्होंने बहुत बड़ा क्या किया होगा, अंपायर खड़ा किया हुआ होगा और कहीं ना कहीं क्या कर दिया होगा, छल कर दिया होगा, तो जब उन पर केस होता है तो उनकी जमानत के लिए भी क्या होते हैं, फिर वो बाइक के उस पर नहीं करा सकते आप कागजों। समझ में आ गया? मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय क्या क्या कर सकता है? विधि व्यवसाय करने, अपीलों को सुनने, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने, कार्यवाहियों के अंतरण, पुनरावलोकन, न्यायालय के आनुषांगिक खर्चे और फीसों, जमानत मंजूर करने, कार्यवाहियों को रोकने तथा कुछ मामलों में अपीलों के संक्षिप्त अवधारण आदि के बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किसी पीठ पर बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तथा एकल न्यायाधीश और खंड न्यायालयों की शक्ति के बारे में उपबंध किया जा सकता है। खंड न्यायालयों के बारे में उपबंध किया जा सकता है। आपने सुना है खंडपीठ क्या होती है? भाई एक ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लेकिन उसकी खंडपीठ लखनऊ में भी होगी। कहाँ होगी? है ना। आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है, उसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में भी होगी, है ना। तो उसके बारे में कौन बताएगा? आंसर सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। पद्धति और प्रक्रिया तो उसके अंदर और क्या क्या कर सकता है वो बता रहा है। ठीक, कि किसी पीठ पे बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या, एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के बारे में उपबंध किया जा सकता है। ठीक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाही संविधान के आर्टिकल 348(1) क के तहत अंग्रेजी भाषा में होती है। क्या होती है? अंग्रेजी भाषा में होती है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 348(1) क के तहत अंग्रेजी भाषा में होती है। अब ये ध्यान रखना भाई, जो लॉ करना चाह रहे हैं तो हिंदी माध्यम से कर लेंगे, ठीक है, उच्च न्यायालय में एक बार के लिए काम चल जाएगा, लेकिन आपको जिरह किस में करनी होगी? इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्योर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। सभी कार्यवाहियां उसकी इंग्लिश में ही होती हैं। किसमें होती हैं? सारे कागज वागज जो भी लिखत पढ़त जो होती है वो सब इंग्लिश में होती है सुप्रीम कोर्ट। ये पता है? ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे हम? 348 में पढ़ेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब हम भाषा वाला पढ़ रहे होंगे ना, संविधान का भाग 17 पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। क्या है? हाई कोर्ट की भी लैंग्वेज, प्रथम लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, लेकिन वो अपनी क्या
उसमें दूसरी भाषा भी एक बार के लिए क्या की जा सकती है, प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया। जितने भी आपके ऑर्डिनेंस जारी होते हैं संसद के अंदर, जितनी भी जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो सब पहले इंग्लिश में ही होती है, फिर उसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, ठीक है भाई। ये अलग बात है कि संसद के अंदर अगर कोई सांसद अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो उसे उसकी भाषा में बोलने की क्या अनुमति देता है अध्यक्ष, पता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें हम। उसमें एक चीज ये भी है कि आप किसी राज्य में चले गए, माना आप केरला घूमने चले गए, आपको कोई समस्या है, आपको क्या करना, अनुतोष प्राप्त करना है, आप किसी थाने में गए, कहाँ गए, आप हिंदी बोलने लगे, मलयालम, वहाँ तो मलयालम चलती है, भगवान शिव के डमरू से निकली है वो भाषा, कौन, मलयालम सबसे टफ भाषा है भारत की भाषाओं में, ठीक है। तो अब वो लोग ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पर जो प्राधिकारी होगा वो ये नहीं बोल सकता कि हिंदी मलयालम में बोलो, उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हिंदी में बोलोगे, आप हिंदी में लिखोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसलेट कराना। समझ में आ गया। व्यवहारिक क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन संविधान में जो लिखा हो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके क्षेत्र में आ गया, कोई कहां से आ गया, कलादी से आ गया कोई व्यक्ति, कहाँ है कलादी, केरल में है। क्या है कलादी, आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली है। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, है ना, 4 मठों की स्थापना की थी। तो जो रावल होते हैं वो कहाँ के होते हैं, बद्रीनाथ के जो रावल होते हैं वो वहीं के होते हैं, कलादी के होते हैं, ठीक है। माना कोई व्यक्ति आ गया, उसको कोई समस्या है, वो अगर किसी को कहीं जाता है तो उस प्राधिकारी का कर्तव्य होगा वो जिस भाषा में बात कर रहा है उसको ट्रांसलेट करना। समझ में आया, ठीक। आर्टिकल 145(3), आर्टिकल 145(3) के अनुसार निम्नलिखित मामलों में सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ होना जरूरी है, 5 न्यायाधीशों की पीठ होना जरूरी है। पीठ समझ रहे हो भाई, पीठ कौन सी पीठ, चेयर। पीठ किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे, चेयर को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। अगर संविधान की व्याख्या करना है, भाई संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ रही है, कितने न्यायाधीश बैठेंगे, 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी, वो बताएंगे, उस संविधान की व्याख्या करेंगे। माना किसी लाइन को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है कि भाई इसका मतलब है क्या, तो उसका निर्वचन कौन करेगा, अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये नहीं होगा कि एकल न्यायाधीश करेगा, 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी तब करेंगे। दूसरा, वे मामले जो आर्टिकल 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किए जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए या अपने परामर्शदात्री जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा। तो उच्चतम न्यायालय जब परामर्श देगा तो 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। कितनी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। 2 मामले याद करने हैं आपने। अगला है आर्टिकल 146, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 146 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति नियम द्वारा ऐसे किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कराने का प्रबंध कर सकता है। क्या कर सकता है, एग्जामिनिंग बॉडी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग है। मींस स्टेट में भी जो हाई कोर्ट होता है उसको क्या होता है, अपने अधिकारियों और सेवक की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। हाई कोर्ट के फॉर्म निकलते हैं, क्या करते हैं वो, उनको जो चाहिए होगा वही चीज तो मांगते हैं वो। न्यायिक शब्दावली मांगेंगे आपसे, टाइपिंग में स्पीड मांगेंगे, अगर ग्रुप सी का कोई पेपर है क्या मांगेंगे, टाइपिंग की स्पीड मांगेंगे, इंग्लिश हिंदी में मांगेंगे। और अन्य पेपरों में तो एक बार के लिए 4000 की पंचिंग होगी, हाई कोर्ट की पंचिंग 8000 होगी। कितनी होगी स्पीड जो होगी वो कितना होगा, अरे भाई बहुत ज़्यादा काम होता है हाई कोर्ट में, है ना, ये है। तो मैंने कहा आर्टिकल 146 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति नियम द्वारा ऐसे किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कराने का प्रबंध कर सकता है। जब भी लॉ करो तो मीडियम इंग्लिश रखना भाई, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना है।
हिंदी माध्यम से किया हुआ लॉ का व्यक्ति कहाँ पर मात खा जाता है कई बार? कहाँ पर? हाई कोर्ट में दिक्कत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत हो जाती है। अगर आपके सपने सुप्रीम कोर्ट तक हैं, और ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर आप वकील साहब बन जाते हैं तो फिर आपके सामने कोई कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज पावर। उन्हें उतना ज्ञान है, वो इतना अध्ययन कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर। इतना पहुंचता ही तभी है व्यक्ति जब आप क्या उतना अध्ययन करो, तो फिर उसके बाद शासन प्रशासन कुछ नहीं है आपके सामने। ठीक है, हम लोगों ने देखा है। चलो भाई आगे। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत में मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाती है तथा उन्हीं के द्वारा इनकी सेवा शर्तों यानी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के लिए नियम भी बनाए जाते हैं, परंतु वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी से संबंधित नियमों का राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। कितनी छुट्टियां देनी है, कितना वेतन देना है, कितने भत्ते देने हैं, कितनी पेंशन देनी है ना, क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, वो सब चीजें मैंने कहा उसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कभी ध्यान देना कि पीसीएसजे का जैसे स्टेट में पीसीएसजे का फॉर्म होता है, क्या होता है? म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट बनते हैं। कभी देखना उनके नियुक्ति पत्र पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे ही जुडिशरी में एचजेएस मेरे ख्याल से यूपीएससी पेपर कराती है। क्या कराती है? जुडिशरी के लिए यूपीएससी पेपर कराती है। उस पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपके नियुक्ति पत्र पर किसके हस्ताक्षर होंगे वो देखना। ठीक है भाई, अगर आप एसडीएम बन गए, माना पीसीएस से आप एसडीएम बन गए, आपके नियुक्ति पत्र पर राज्यपाल के साइन होंगे। आप आईएएस बन जाते हो, आपके नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। किसके होते हैं? अब यहाँ पे आप पीसीएसजे निकालते हो तो आपके नियुक्ति पत्र पर किसके हस्ताक्षर होंगे? या आप जो मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी पेपर कराती है जुडिशरी का, अगर वो पेपर निकालते हैं तो तब आपके नियुक्ति पत्र पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तब राष्ट्रपति राज्यपाल के होंगे क्या? या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होंगे? और क्या हाई कोर्ट में जो पद निकलते हैं उनके क्या नियुक्तियां जो नियुक्ति दी जाती है क्या मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है? कभी देखा आपने? अन्य पदों पर दिख जाएगा आपको, ग्रुप सी के पदों पर भी मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति बांटते हुए दिख जाएंगे आपको। लेकिन क्या हाई कोर्ट के जो वो होते हैं क्या पद होते हैं, उस पर अगर आप ग्रुप सी में भी निकलते हैं तो क्या उस नियुक्ति को मुख्यमंत्री द्वारा बांटते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय यानी अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है तथा इस न्यायालय द्वारा लिया गया शुल्क, फीस और अन्य धनराशियां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग होती है। किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर होते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी क्या लिया गया है, शुल्क लिया गया है, फीस ली गई है, अन्य धनराशियां ली गई हैं, तो वो किसका भाग होंगी? वो भारत की संचित निधि में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? भारत की संचित निधि पे। इतना क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछता अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया जाता कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, या उल्टा बोल सकता हूं कि संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्या करते हैं? बनाते हैं या बना कर रखते हैं। तो आपने बोलना है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष। क्या बोलना है आपने? भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, स्थापना की गई है। अतः सर्वोच्च न्यायालय को संघीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। अरे भाई, अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था आपको कि क्या
जजों के अपॉइंटमेंट में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय की संघीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में अधोलिखित प्रावधान, मतलब कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब अगर संघीय कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप हो जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो उससे क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, इसलिए उसको असंवैधानिक किया है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, पुस्तक बता रही है, संविधान बता रहा है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। प्रथागत नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को वरीयता दिए जाने का सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। अतः स्पष्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप का अवसर बहुत कम है। सरकार के मतलब प्रधानमंत्री से नहीं पूछना है, लोकसभा अध्यक्ष से नहीं पूछना है, विधि मंत्री से नहीं पूछना है, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं पूछना है, किससे पूछना है? राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना है कि भाई अन्य न्यायाधीश किस किस को नियुक्त करना है। और वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी क्या है? कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम है कि इतने न्यायाधीश मिलकर, वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को अपनी क्या करेंगे? सलाह देंगे, है ना। वो तय है कि इतने लोग क्या करेंगे। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार जहां राष्ट्रपति को दिया गया है, वहीं इनको हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? लेकिन इतना टफ बनाया गया है कि जल्दी से हटा ही नहीं सकते। वरना तो क्या हो कि सरकार के विरुद्ध फैसला दिया जज साहब ने और सरकार ने क्या कर दिया? हटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? लोकसभा में कम से कम 100 सांसद पहले लिख के देंगे, साबित कदाचार और असमर्थता का आधार बताएंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा कि हाँ भाई इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर राज्यसभा में शुरू हो रहा है तो 50 सांसद कम से कम क्या होने चाहिए? लिख कर देंगे तो क्या होगा? फिर राज्यसभा के सभापति बताएंगे इसको लेना है कि नहीं लेना है। और फिर क्या है कि विशेष बहुमत से क्या होता है? वो पास होना चाहिए, ठीक है। और उसी सत्र में राष्ट्रपति के साइन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले सत्र का वेट करेंगे कि इस सत्र में हमने वो कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, अगले सत्र में हम क्या कर रहे हैं? उसी सत्र में साइन होने चाहिए। टफ बनाया गया है। तो मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार जहां राष्ट्रपति को दिया गया, वहीं हटाने का अधिकार किसको? संसद को दिया गया है। इनको सिर्फ 2 आधारों पर ही हटाया जा सकता है। नंबर 1 है साबित कदाचार या सिद्ध कदाचार। साबित से अच्छा शब्द जो है सिद्ध है, सिद्ध कदाचार। और दूसरा है असमर्थता। दूसरा क्या है? असमर्थता के आधार पर, है ना। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसलिए उनको हटाने की प्रक्रिया को जटिल बनाकर उनकी जो पदावधि है उसको संरक्षित किया गया है। पदावधि को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। क्लियर हो गया। तीसरी जो व्यवस्था की गई है संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि नियत है। पदावधि क्या है? नियत है। वह 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। कितने? आप 65 वर्ष से पहले उनको क्या नहीं कर सकते? भाई साबित कदाचार असमर्थता अलग चीज है, लेकिन उनको ये नहीं कि सरकार के विरुद्ध दे दिया और आपको बाध्य कर दिया उन्होंने कि नहीं जी अब आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते। 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। यद्यपि वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। संसद द्वारा नियत प्रक्रिया अनुसार उन्हें हटाया जा सकता है, किंतु नियत पदावधि निश्चय ही उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। अगर आपको ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें आपको राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हो और हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन हो और 65 वर्ष लिखा होगी, 65 वर्ष से पहले आपको कोई क्या नहीं कर सकता? हटा नहीं सकता, तो फिर आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य करोगे बिना किसी पार्शलिटी के। समझ में आ गया। अगली क्या व्यवस्था की गई है भाई?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऐसा बोल ही नहीं सकते, जैसे सरकारी कर्मचारियों को सुना होगा आपने कि वेतन नहीं आया, 1 महीने का नहीं आया, 2 महीने का नहीं आया, 6 महीने का नहीं, सुना है आपने, है कि ट्रेजरी में पैसा ही नहीं आया। इनका नहीं होता है ऐसा, इनका वेतन, भत्ते, पेंशन, अन्य प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है, समय पर वेतन मिलता है। अन्य अतः संसद के किसी सदन को उस पर मतदान का अधिकार नहीं होता, कम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार के विरुद्ध फैसला दे दिया किसी क्या पीठ ने, और सरकार चिढ़ गई, सरकार ने कहा संसद में क्या होगा, मतदान होगा इनका, अब देखते हैं इनका वेतन क्या कर देंगे, कम कर देंगे कि हम। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि भारत की संचित निधि पर क्या है, भारित है। दूसरा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन, भत्ते आदि में कोई कमी नहीं की जा सकती। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। वित्तीय आपात अलग चीज है, अभी तक देश में नहीं लगी है, लगना भी नहीं चाहिए। आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं वित्तीय आपात, ठीक है। और क्या व्यवस्थाएं की गई है? सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के संबंध में किए गए किसी कार्य पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। किस आर्टिकल में लिखा हुआ? किस आर्टिकल में लिखा हुआ? सिवाय उसके जबकि उसको हटाने का प्रस्ताव पर संसद में विचार हो रहा। आर्टिकल 121 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में किए गए किसी कार्य पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, सिवाय उस स्थिति के जब उसको हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन हो या विचार चल रहा हो। आर्टिकल 121। इसी प्रकार का निर्बंधन अनुच्छेद 211, 121 को किसके साथ पढ़ते हैं हम? 211 के साथ पढ़ते हैं। इसी प्रकार का निर्बंधन अनुच्छेद 211 के तहत राज्य विधानमंडल में चर्चा किए जाने पर भी है, यानी राज्य विधानमंडल में भी चर्चा नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया? और क्या व्यवस्था कर रखी है संविधान में? सर्वोच्च न्यायालय को अपने लिए और अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कार्यप्रणाली निर्धारित करने का अधिकार है। कार्यप्रणाली निर्धारित करने का अधिकार है, जिसके कारण वह संसद तथा मंत्री परिषद के अनावश्यक हस्तक्षेप से बच सकता है। यानी इनके कार्यों में न तो मंत्री परिषद हस्तक्षेप कर सकती है, न ही संसद हस्तक्षेप कर सकती है। कारण, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने का अधिकार उन्हीं को है। किसको? उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली कौन तय करेगा? आंसर उच्चतम न्यायालय करेगा। क्लियर हो गया? और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सेवा से निवृत्त होने के पश्चात इस न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य नहीं कर सकेगा तथा उन्हें निवृत्ति वेतन यानी पेंशन दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? निवृत्ति वेतन पेंशन दिया जाएगा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है, अतः उसे अवमान यानी कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है, जैसे सिविल और आपराधिक। जैसे 1 नंबर सिविल, 2 नंबर आपराधिक। संविधान के आर्टिकल 142 के उपखंड 2 में कहा गया कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। क्या होगी? पूरी शक्ति होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि माना ये क्वेश्चन 250 शब्दों में आपसे पूछता है, लगभग ये 250 शब्द हैं। कितने होंगे? थोड़ा इसको आगे पीछे कटिंग करके बढ़ाकर अपने आप में पूरा आंसर है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? इतना ही पूछेगा, आपने यही लिखना है। अपनी भाषा में लिखेंगे तो हो सकता है कि क्या अर्थ का अनर्थ हो जाए, इसलिए पहले क्या करें कि बार बार इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, समझें क्या बोलना चाह रहा है, और उसके बाद लिखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे अच्छे शब्द हैं तो प्रयोग करके देख ले, एक बार चेक करा लेना कॉपी, है ना। इसके बाद मैंने कराना है लोकहितवाद। टाइम बताइए। लोकहितवाद, लोकहितवाद क्या होता है ये बता ही देता हूं मैं, साथ ही बता देता हूं। लोकहितवाद, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL सुनी है आपने? PIL सुनी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका सुनी है। लोकहितवाद, लोकहितवाद ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है मुख्य परीक्षा में।
और प्री में भी बन सकता है। प्री में तो यही बनता है कि इसके जो क्या लोकहितवाद को जो लाए थे सबसे पहले, वो कौन लाए थे? तो न्यायाधीश जो हैं वो पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती जी का नाम आता है। किसका आता है? और एक न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी का नाम आता है। किसका? तो इसमें आपके दो नाम याद रखना है आपने, पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। ये प्री का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब लोकहितवाद होता क्या है? लोकहितवाद न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है। न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है। परंपरागत प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था। पहले क्या था कंसेप्ट? पीड़ित व्यक्ति ही न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकता था। ऐसी स्थिति में किसी निर्धन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए यह सदैव संभव था कि वह न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाए। भाई एक गरीब व्यक्ति है या एक क्या है अशिक्षित व्यक्ति है, वो डरता है न्यायालय में जाने से, तो फिर क्या होगा? वो न्याय से वंचित रह जाएगा। 1980 के लगभग आंग्ल विधि के उपरोक्त मत में परिवर्तन करते हुए, ये अंग्रेजों की विधि थी दरअसल, कि अगर आपको न्याय चाहिए तो जो पीड़ित होगा उसी को जाना होगा। कहाँ पर? न्यायालय में। 1980 में आंग्ल विधि के इस मत में परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया कि लोक हित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल या विधिक यानी लीगल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद यानी सूट ला सकता है, जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है। अतः ऐसे वाद जो लोक हित के संरक्षण के उद्देश्य से न्यायालय में संस्थित किए जाते हैं, लोक हितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल कहलाते हैं। भाई कई लोगों को तो पता ही नहीं ना कि उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर आप कहीं ये जो साड़ी पर जरी का काम होता है, जिसको आप फैशन समझते हैं, जिसको देखकर क्या करते हैं आप, बोलते हैं कि ये बड़ा क्या बोलते हैं भाई, बारीक काम होता है, उसमें चाइल्ड लेबर लगा होता है। कई बार क्या लगा होता है? चाइल्ड लेबर लगा हुआ। अब किसी गली में, मुंबई की किसी गली में या किसी बड़े शहर की, जहाँ पर लखनऊ कहीं ऐसी जगह पर किसी एक गली में आपको पता चलता है कि 100-200 बच्चों से ऐसे काम कराए जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ बड़े छोटे कोमल बारीक काम करने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आंखें बड़ी अच्छी होती हैं उनकी। भाई क्या है कि 10-11 साल के बच्चे, 9 साल के, उनको क्या कुछ हल्के से पैसे देकर उनसे वो काम कराया जा रहा है और दिन भर कराया जा रहा है, तो वो चाइल्ड लेबर है। क्या है? अब आपको पता चलता है कि 200 बच्चे क्या हैं, किसी व्यक्ति ने अपने यहाँ क्या कर रखे हैं, उनसे काम करवा रहा है, उनको मार भी रहा है, पीट भी रहा है, खाना भी नहीं दे रहा ढंग से, पैसे भी नहीं दे रहा ढंग से। क्या करोगे आप? पीआईएल करोगे। क्या करोगे? या अन्य चीजें, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, या कहीं पर वो भीख मांगने वाले जो गिरोह होते हैं, भीख मंगाने वाले जो बच्चों के गिरोह होते हैं, है ना, $1 मिलियन बेबी सुना, कौन सी थी वो एक, जिसमें बताया जाता है कि गिरोह के लोग क्या करते हैं, बच्चों को अपाइज करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। अगर आपको ऐसा पता चलता है तो उनकी तरफ से आप जा सकते हो। कहाँ पर? कोर्ट में। और जब आपकी याचिका, आप किसी एक वर्ग विशेष के लिए क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन मैंने कहा कि आपको जब लिखना है तो आपने ये बोलना है कि ऐसे वाद जो लोक हित के संरक्षण के उद्देश्य से न्यायालय में संस्थित किए जाते हैं, उन्हें लोक हितवाद कहा जाता है। क्या कहता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। लोक हितवाद की शुरुआत यूएस से, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर, बिहार। कहाँ भाई? नाम सुने हो भागलपुर का? क्या है वहां पर? जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो उसी के नाम पर है। भागलपुर में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना महाराजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? कई सौ सालों तक, लगभग 400 से ज्यादा सालों तक वो क्या किया, अस्तित्व में रहा। ठीक है। वज्रयान को संरक्षण दिया उसने। किसने? किसको दिया? वज्रयान। भाई आपने क्या सुना होगा, बौद्ध धर्म जब आपने पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा उसमें? हीनयान, महायान पढ़ा होगा। पढ़ा है? स्थविर, महासांगिक पढ़े होंगे, है ना। महासांगिक महायानी हो गए, आगे चलकर स्थिर विरांग जो थे वो क्या हो गए? हीनयानी हो गए। आगे चलकर उसमें एक वज्रयान भी आता है। वज्रयान जादू टोने पर विश्वास करता है। वज्रयानियों को संरक्षण देता है कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
कई सौ सालों तक उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन एक समय में क्या होता है कि किसका, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तो मोहम्मद गौरी का एक जनरल होता है जो बंगाल की तरफ जाता है, जिसका नाम होता है बख्तियारुद्दीन खिलजी। क्या होता है? बख्तियार खिलजी या बख्तियारुद्दीन खिलजी। वो उसको ध्वस्त कर देता है। विक्रम नालंदा को ध्वस्त करने वाला कौन? बख्तियार खिलजी, बख्तियारुद्दीन खिलजी। और विक्रमशिला को ध्वस्त करने वाला कौन? बख्तियारुद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी का जनरल, है ना। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अंत्यचक में है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, हम लोग पढ़ के गए थे अपने समय में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर पढ़ के गए थे। भागलपुर ऑप्शन में नहीं था, क्या था? अंत्यचक। क्या था ऑप्शन में? करना पड़ा, है ना। ठीक है, तो भागलपुर बिहार की जेल में बंदी रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई थी। इनके संबंध में पुलिस आयोग के सदस्य के.एफ. रुस्तम जी ने एक लेख लिखा तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगो रानी ने इस मामले में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। क्या उठाया था? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। भारत में लोक हितवाद का प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति, ये 1985 से 1986 राजीव गांधी जी का कार्यकाल चल रहा था, प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, इनको जाता है, दो लोगों को जाता है। किस किस को? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को जाता है। न्यायाधीशों के अंतरण के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने लोक हितवाद के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में लिखा, उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग, यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है, जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन कर सकता है। समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन कर सकता है। उक्त परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी, क्या करके भाई? पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है। ये बड़ी चीज है, पत्र लिखकर भी। यानी आपको अगर कहीं पर ऐसा दिख रहा है किसी वर्ग के साथ किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं पर गड़बड़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? माननीय उच्चतम न्यायालय को पत्र लिख सकते हो। तो पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है। और उसकी रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। रिट पिटीशन की कुछ तकनीकी बारीकियां होती हैं, उनका पालन करना आवश्यक नहीं होगा। लोक हितवाद का दुरुपयोग न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में सचेत होकर यह देखना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार के मामले में न्यायालय में आते हैं, क्या वे सद्भावना पूर्ण कार्य कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या निजी लाभ या राजनीति से प्रेरित हैं या किसी अन्य कुटिल विचार से प्रेरित हैं। न्यायालय को अपनी प्रक्रिया को राजनीतिज्ञों और अन्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग की अनुमति नहीं देना चाहिए। भाई पीआईएल का दुरुपयोग भी तो हो सकता है, उसका दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए, कहा उन्होंने। लोक हितवाद के संबंध में न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने कहा कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोक हितवाद लाने की विस्तृत धारणा ने ले लिया है। लोक हितवाद न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक प्रमुख पक्ष है। अब एक चीज ध्यान रखना, न्यायिक सक्रियतावाद पर निबंध आ चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन वहां पर मेंस में क्वेश्चन बन चुके हैं कि न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? जब न्यायालय स्वयं ही सक्रिय हो जाए और खुद एक्शन ले ले, खुद दिल्ली सरकार को बोल दे कि भैया पोल्यूशन का लेवल कहाँ पहुंच गया है ना, सांस लेने लायक नहीं रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे आपको, तुरंत क्या कीजिए इस पोल्यूशन को रोकने के लिए। जो वाहनों का जो क्या है, जितने भी वाहन आपके वहां से होके आ रहे हैं उनको सीधे बाईपास कीजिए, मतलब बाईपास रोड से पार कीजिए और अपने अंदर सीएनजी लेके आइए। क्या लेके आइए? अगर दिल्ली में सीएनजी ना आता, न्यायिक सक्रियता अगर नहीं होती, तो आज दिल्ली में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहे होते, अगर वही पुरानी ब्लू लाइन और क्या रेड लाइन बसें चल रही होती तो। समझ में आया?
लोकहितवाद न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक प्रमुख पक्ष है। इस अवधारणा को अपनाते हुए आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता अत्यंत व्यापक हो गई है। अब वह ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें राज्य के कार्यों से किसी निर्धन या असमर्थ व्यक्ति के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 32 में बढ़ोतरी हो गई है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता अत्यंत व्यापक हो गई है। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं, वह ऐसे किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें राज्य के कार्यों से किसी निर्धन या असमर्थ व्यक्ति के किसी अधिकार का उल्लंघन होता है। लोकहितवाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पर क्या की जा सकती है, प्रस्तुत की जा सकती है। इतना क्लियर हो गया। तो लोकहितवाद पर लिखने के लिए आया है, पहले भी दोबारा आएगा। दूसरा मैंने कहा खास एक टॉपिक है आपका न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल, इस पर निबंध भी तैयार करना आपने जुडिशियल एक्टिविज्म पर। कितना? उत्तराखंड में लगभग 75 नंबर का निबंध आपका आता है, तो आपने ये भी तैयार करना जुडिशियल एक्टिविज्म पर। ठीक है। इसके बाद मैं हाई कोर्ट कराऊंगा अगले लेक्चर में, हाई कोर्ट।